चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में मोमेंट्स में चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मूर्खों का नगर। द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का देश, मूर्खों का नगर। ऐसा जैसे नाम है वैसे ही ये स्टोरी है ना, वो हमारे साउथ इंडिया की, इंडिया में साउथ इंडिया की कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही फेमस फॉक टेल है, जिनके राइटर हैं A K रामानुजन। और ये फॉकटेल सच में ये फॉकटेल हिंदी में भी बनी हुई है, गुजराती में भी है। मेन कन्नड़ लैंग्वेज की ये फॉकटेल है। एक कहानी है, लोक कथा जिसे कहते हैं ना, जो मेन तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में हुआ है। इसमें ये इंग्लिश में लिखी हुई है, द किंगडम ऑफ फूल्स। यही कहानी आपके हिंदी वाले सब्जेक्ट में भी है। हिंदी सब्जेक्ट में भी यही कहानी लिखी गई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस नाम से। तो इसका ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में हुआ है। आप लोग हिंदी में भी यही स्टोरी पढ़ोगे, थोड़ी सी अलग स्टाइल से। तो देखें कि ये किंगडम ऑफ फूल्स क्या है। जस्ट इमेजिन करो कि जिस देश के राजा और उसके मंत्री वो दोनों ही अगर फूल्स मतलब के मूर्ख हो, तो उस देश की क्या हालत होती होगी। बराबर ना? जिस देश के राजा ही अगर मूर्ख हैं, तो उस देश के लोगों की क्या हालत होगी, जस्ट इमेजिन करो। तो ऐसा ही है, एक ऐसा राज्य था कि जहाँ के राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपने देश में, अपने राज्य में सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया था। उन्होंने ऑर्डर दिया, सब चीज़ें उल्टी तरह से करो। मतलब उन्होंने रात को दिन और दिन को रात मानने के लिए कह दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो भी दिन में आप लोग काम करते हो ना, पैसे कमाने का जो भी मेहनत का काम, वो सब रात को करो और पूरा दिन सोते रहो। ठीक है, राजा ने सबको ये ऑर्डर दे दिया कि जो भी दिन में काम करते हो वो सब रात को करो और बाकी के दिन के समय तुम सोते रहो। और राजा ने ये भी कह दिया, वो तो खुद राजा था ना, चलती उसकी थी सब। उसने तो ये भी कह दिया कि भाई जो भी मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा दे देंगे। तो इसी वजह से सब लोग डर के मारे राजा की बात मानते थे। मतलब राज्य में ऐसा चलता था कि पूरा दिन सब लोग सोते रहते थे और रात के समय सब लोग काम करते रहते थे। तो इससे राजा और उसके मंत्री वो दोनों खुश रहते थे कि हाँ, सब लोग मेरी बात मान रहे हैं। अब इस राज्य में एक दिन एक गुरु और उसका एक डिसिपल, डिसिपल मतलब कि भाई उसका एक शिष्य, गुरु और शिष्य ऐसा समझो कि एक गुरु और उसका एक डिसिपल, उसका एक शिष्य इस राज्य में घूमने के लिए आए। वो दिन के समय आए। ठीक है, दिन के समय आए तो उन्होंने देखा कि राज्य में तो सब लोग सोए हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो वो गुरु और उसके शिष्य वो दोनों चौंक गए कि ऐसा कैसा, इस राज्य में दिन को सब लोग सो रहे हैं। वो पूरा दिन वहाँ पर घूमते रहे, शाम तक घूमते रहे, कोई भी जो है वो थे ही नहीं। जब शाम हुई ना, सन सेट हो गया, अंधेरा हो गया, तब सब लोग उठ के बाहर आ रहे थे। और वो गुरु और उसके शिष्य ने देखा कि यहाँ के लोग तो अजीब हैं, दिन को सब सो रहे थे और शाम हो गई तो सब लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। मतलब रात को सब काम कर रहे हैं और दिन को सब सो रहे थे। तो उनको अजीब लग रहा था ना, गुरु और उनके शिष्य को, कि ऐसा कैसा राज्य है ये। अब शाम का समय हो चुका था ना, तो गुरु और उनके शिष्य उन दोनों को तो बहुत भूख लगी थी कि भाई, उन्होंने सोचा कि अब कुछ जो है वो खरीदा जाए, कि कुछ खरीद कर कुछ खाएं, अब भूख बहुत लगी है। तो उन्होंने वहाँ पे जाकर हर एक दुकान से पूछा कि कोई भी चीज़ कितने में मिल रही है। उन्होंने सब दुकान पे जाके पूछा कि भाई कौन सी चीज़ कितने में मिल रही है, कैसे मिल रही है। तो उन्होंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली ना, तो पता चला कि इस राज्य में सभी चीज़ें एक ही दाम में मिलती है, सबका एक ही प्राइस है, एक डड्डू। एक डड्डू, डड्डू मतलब कि एक तरह की करेंसी है। पहले के टाइम में ना कन्नड़ लैंग्वेज में एक पैसा होता था ना, 1 रुपए से भी छोटा एक पैसा जिसे कहते थे, तो उसे पहले के टाइम में कन्नड़ लैंग्वेज में डड्डू कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एक डड्डू, कुछ भी खरीदो ना उसका एक ही भाव, एक डड्डू, एक पैसा। तो गुरु और शिष्य दोनों चौंक भी गए, लेकिन जो है वो ये खुश भी हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है, कुछ भी खरीदो, मतलब कोई सब्जी खरीदो तो भी एक डड्डू, कोई मिठाई खरीदो तो भी एक डड्डू, मतलब एक पैसा। कि कोई भी चीज़ खरीदो खाने पीने की, सभी एक डड्डू में मिल रही थी।
तो दोनों खुश तो हुए, लेकिन गुरु ने जो है वो ये कह दिया कि भाई ज़रूर इस देश का राजा जो है वो मूर्ख होगा कि वो ऐसे इस तरह से देश चला रहा है कि दिन में सब सोते रहते हैं, रात को काम करते रहते हैं। कुछ भी खरीदो तो हर चीज़ का एक ही भाव मिलता है, कोई भाव ऊपर नीचे नहीं। तो इस देश का राजा ज़रूर पागल होगा। उसने तो यही सोच लिया। तो उस गुरु ने अपने शिष्य को समझाया, गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि भाई तुम एक काम करो, ये जगह अभी के अभी छोड़कर चले जाओ, ये जगह छोड़कर चलो मेरे साथ, हम कोई दूसरे राज्य में चलते हैं। इस देश का राजा ज़रूर मूर्ख है और ज़रूर हम कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाएंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे रहना सही नहीं है, चलो कोई दूसरे राज्य में चलते हैं। गुरु ने अपने चेले को, अपने शिष्य, अपने डिसिपल को ये कहा कि भाई चलो अब दूसरी जगह पर रहने चलते हैं। लेकिन उसके डिसिपल, उसके शिष्य ने ये मना कर दिया। उसने उसने जो है वो ये कह दिया कि गुरु यहाँ पे सब जो है वो सस्ता सस्ता मिल रहा है। भाई कोई भी महंगी से महंगी चीज़ भी जो दूसरे राज्यों में इतनी कीमती होती है, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतने अच्छे अच्छे पकवान जो बाकी सब इतने महंगे मिलते हैं, यहाँ पे सब सस्ते में मिल रहा है। तो भाई मुझे जो है वो यहीं पे ही रहने दो, इतना अच्छा खाना पीना मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। उस शिष्य ने गुरु को कहा कि भाई प्लीज़ मुझे यहीं पे ही रहने दो, मैं और कहीं पर नहीं जाऊँगा। तो गुरु ने फिर से उसे समझाया कि देखो ये बात सही है, यहाँ पे सब सस्ते में मिल रहा है, लेकिन भाई यहाँ के लोग भी मूर्ख हैं, यहाँ के राजा भी मूर्ख हैं, तो इसकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब यहाँ पर क्या मुसीबत आ जाए। तो उस गुरु ने जो है वो उसे फिर से समझाया, लेकिन चेले ने मना कर दिया, उस शिष्य ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं भाई मैं यहीं पे ही रहूँगा। तो गुरु ने कहा चलो ठीक है कि तुम रहो यहाँ पर, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। भाई तुम्हें कुछ मुसीबत हो ना तो मुझे याद करना, बाकी मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ। उस शिष्य ने जो है वो गुरु को जैसे अलविदा कह दिया। गुरु वहाँ से चला गया और शिष्य यहाँ पर अकेला रहने लगा। ठीक है ना, शिष्य यहाँ पे रहने लगा। अब ये जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो इस राज्य में रहने लगा तो उसे तो मज़े आ रहे थे। काफ़ी समय बीत गया, वो इसी तरह से जो है वो मज़े से खाता पीता था। ठीक है ना, अच्छी तरह से खाता पीता, क्योंकि कुछ भी खरीदो तो हर एक चीज़ एक डड्डू में, मतलब कि 1 पैसे में मिलती थी, इतनी सस्ती थी। तो वो तो भरपेट खाता था, रोज़ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान, हर चीज़ सस्ते में मिल रही थी, तो वो तो भरपेट जो है वो खा रहा था। और इसका इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या आया कि कुछ ही महीनों में वो शिष्य जो है वो एकदम मोटा ताज़ा हो गया, एकदम मोटा मोटा हो गया, हेल्दी, कि पूरा दिन खाते पीते वो रहता था कि सब इतने सस्ते में मिल रहा है तो वो तो खाए जा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत हेल्दी हो गया। अब कुछ समय बाद वहाँ पे उस राज्य में एक घटना हुई, राज्य में एक घटना हुई कि भाई एक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि एक दिन एक चोर ने एक बड़े अमीर व्यापारी के घर में जो है वो चोरी की। एक चोर ने बड़े अमीर व्यापारी के घर में वहाँ पे चोरी की। वो सब चोरी की गई चीज़ें जो है वो बाहर ले जा रहा था, और तभी जो है उस अमीर व्यापारी के घर की जो दीवार थी ना, वो दीवार कच्ची कोई बनी हुई थी, तो वो दीवार जो है वो ज़ोर से नीचे आकर उसी चोर के ऊपर गिरी और वो चोर उसी समय मर गया। देखा सिचुएशन भी कैसी, कि चोर जिसके घर पे चोरी करने के लिए गया था ना, तो वहाँ से चोरी करके बाहर निकल रहा था कि तभी उस घर की दीवार, कच्ची बनी हुई दीवार जो है वो ज़ोर से नीचे गिर गई। कैसे, वो बाहर, घर के बाहर मेन गेट होता है ना, और मेन गेट के आसपास की दीवारें जो होती हैं, तो भाई वो दीवार थी और वो दीवार थोड़ी कच्ची बनी हुई थी, तो ज़ोर से नीचे आकर गिरी वो दीवार और उसमें वो चोर मर गया। अब चोर के भाई को ये बात जब पता चली, चोर के भाई को, हाँ, घर पे जब ये बात पता चली कि भाई मेरा भाई जो है वो इस तरह से मर गया है, तो वो सीधा राजा के पास गया शिकायत करने के लिए। उसने जो है वो ये कहा कि भाई उस मालिक ने जानबूझकर दीवार गिराकर मेरे भाई को मार दिया। चोर के भाई ने क्या कहा कि भाई उस मालिक ने, ठीक है, उस जो अमीर व्यापारी था, भाई उसने जानबूझकर वो दीवार गिराकर और मेरे भाई को मार दिया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने जाके सीधा राजा को ही कहा कि उस अमीर व्यापारी को सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी दीवार गिर गई, इसकी वजह से मेरा भाई मर गया है। राजा ने उस चोर के भाई की पूरी बात सुनी और उसने जो है वो उसकी बात मान ली। राजा ने बिना सोचे उसकी बात मान ली, राजा तो वैसे भी मूर्ख था।
तो उसने बात मान ली और उसने यही कहा कि हाँ भाई, वो जो अमीर व्यापारी है ना, वो जो बिजनेसमैन है, वही जो है वो दोषी है कि भाई उसकी वजह से ही वो चोर मर गया, उसकी दीवार गिरने की वजह से। तो राजा ने तुरंत उस बिजनेसमैन को बुलाया, वो रिच बिजनेसमैन को, अमीर व्यापारी को वहाँ पे बुलाया और उसको कहा कि देखो, तुम्हारे दीवार गिरने की वजह से भाई वो चोर की मौत हो गई, तो इसकी वजह से उसकी सज़ा तुम्हें भी मिलनी चाहिए, कि हम तुम्हें भी मौत की सज़ा देते हैं, तुम्हें भी फांसी की सज़ा देते हैं। राजा ने सीधे ही कह दिया कि अब तो तुम्हें भी फांसी की सज़ा मिलेगी। तो वो जो बिजनेसमैन था, अमीर व्यापारी जो था, वो तो घबरा गया कि भाई इसमें मेरी क्या गलती, वो तो दीवार गिरी ना, कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो उस बिजनेसमैन ने ये कह दिया कि नहीं भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है, कि वो दीवार जिसने बनाई थी ना, उसकी गलती है, कि वो जो दीवार दीवार बनाने वाला, जो ब्रिक लेयरर कहलाता है, जो जो दीवार बनाने वाला कहलाया, कि भाई ये तो उसकी गलती है, कि भाई उसने दीवार सही से नहीं बनाई, उसने कच्ची दीवार बना ली, और इसकी वजह से जो है वो ये दीवार गिर गई और वो चोर मर गया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उस बिजनेसमैन ने सीधा राजा को कह दिया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो दीवार बनाने वाले की गलती। तो राजा ने उसकी बात सुनी, उसको, राजा को सही लगा, उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, भाई इस बिजनेसमैन को भेज दो। राजा ने ऑर्डर दिया कि इस बिजनेसमैन को वापस घर पे भेज दो, और जो है जिसने दीवार बनाई ना, वो ईंट लगाने वाले को, वो ब्रिक लेयरर को बुलाओ यहाँ पर, कि भाई उसको यहाँ पर बुलाओ, उसकी गलती है कि उसने दीवार कच्ची बनाई थी, इसी वजह से गिर गई, भाई उसकी गलती है ये। तो अब राजा ने जो है वो उस ब्रिक लेयरर को बुलाया अपने दरबार में। उसने कहा, उसने, राजा ने उसको कहा कि देखो भाई, अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उस बिजनेसमैन की घर की दीवार कच्ची बनाई थी, इसकी वजह से वो दीवार गिर गई और वो चोर मर गया, तो उसकी सज़ा अब तुम्हें ही मिलेगी, अब तुम्हें भी जो है वो ये फांसी की सज़ा मिलेगी। तो वो जो ब्रिक लेयरर था, वो जो दीवार बनाने वाला था, वो तो घबरा गया कि इसमें मेरी क्या गलती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, कि जब मैं दीवार बना रहा था ना, उस दीवार बनाने वाले ने कहा, वो ब्रिक लेयरर ने कहा कि जब मैं दीवार बना रहा था ना, तब जो है मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ दीवार नहीं बना रहा था, पूरा कंसंट्रेट नहीं जो है वो कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त जो है वो उस स्ट्रीट में, उस गली में एक लड़की जो है वो इधर उधर घूम रही थी, नाचते गाते जो है वो इधर उधर घूम रही थी, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर जा रहा था, इसकी वजह से मैं अपना ध्यान दीवार बनाने में नहीं लगा पाया और दीवार कच्ची बन गई। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस लड़की की गलती है। ठीक है, उस ब्रिक लेयरर ने, उस दीवार बनाने वाले ने क्या कह दिया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो लड़की की गलती है, कि उसकी वजह से जो है मैं पूरे कंसंट्रेशन से दीवार नहीं बना पाया और दीवार कच्ची बन गई। तो राजा तो वैसे भी मूर्ख था ना, राजा ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाई, इसे भेज दो और उस लड़की को पकड़ के लाओ। ठीक है, कि भाई उसको भेज दो और लड़की को पकड़ के लाओ। तो अब उसके ऑर्डर से उसके जो सैनिक थे, उसने जो है वो उसको छोड़ दिया, ब्रिक लेयरर को, दीवार बनाने वालों को, और उस डांसिंग गर्ल, उस डांसर को, लड़की को वहाँ पर पकड़ के लेके आए। राजा ने उस लड़की को ये कहा कि देखो भाई, तुम जो है वो उस दिन नाच रही थी, इसकी वजह से जो है वो जो दीवार बनाने वाला था, उसका कंसंट्रेशन दीवार बनाने पे नहीं गया, उसने कच्ची दीवार बनाई उस बिजनेसमैन के घर की, इसकी वजह से वो दीवार गिर गई और वो चोर मर गया। तो इसमें गलती तुम्हारी है कि तुम उस दिन क्यों नाच रही थी, भाई इसमें तुम्हारी गलती है, और इसकी वजह से जो है वो, इसकी वजह से अब तुम्हें ही जो है वो दोषी माना जाता है और तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। ठीक है, वो राजा वैसे ही मूर्ख था ना, वो कैसे फैसले ले रहा था कि बिजनेसमैन को छोड़ दिया तो उस दीवार बनाने वाले को, दीवार बनाने वाले को छोड़ दिया तो अब इस लड़की को। तो उस लड़की ने भी जो है वो मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें फिर मेरी गलती नहीं है, इसमें उस गोल्ड मैन की, गोल्ड स्मिथ जिसे कहते हैं, सुनार होता है ना, सोने के गहने बनाने वाला गोल्ड स्मिथ, उस लड़की ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस गोल्ड स्मिथ की गलती है, कि भाई मैंने जो है वो उसे कुछ सोने के गहने बनाने के लिए कहा था, है ना, उसने सोने के गहने बनाने के लिए कहा था, तो भाई वो जो है वो गहने जल्दी नहीं बना पा रहा था, और इसकी वजह से मैं पूरी गली में बार बार घूम रही थी, भाई उसकी शॉप पे बार बार घूम रही थी, और इसकी वजह से मैं पूरी गली में भाई नाचते गाते बार बार उस दुकान पे ही जा रही थी, उस सुनार की दुकान पर अपने गहने लेने के लिए, कि अगर वो सुनार एक ही बार में मुझे गहने दे देता ना,
तुम्हें बार बार घूमती ही नहीं, और जिससे जो है वो दीवार बनाने वाले का कंसंट्रेशन टूटता ही नहीं। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस सुनार की गलती है कि उसने एक ही बार में मुझे मेरी चीज़ नहीं दे दी, इसी वजह से मुझे बार बार जो है वो उस रोड पर घूमना पड़ रहा था। तो राजा ने जो है वो कहा कि चलो ठीक है, राजा ने कहा चलो ठीक है कि भाई इस लड़की को भेज दो, इस लड़की की गलती नहीं है, उस सुनार को, उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ कि भाई उसकी गलती है ये। तो अब राजा के आदेश पर अब वो गोल्ड स्मिथ को वहाँ पे लेके आया, सुनार को वहाँ पे लेके आया, और उसको कहा कि देख भाई, भाई तुम्हारी गलती है, तुमने टाइम से सामान नहीं दिया है, इसकी वजह से लड़की बार बार उस गली में चक्कर मार रही थी, इसकी वजह से उसका जो दीवार बनाने वाला था उसका ध्यान नहीं जा रहा था दीवार बनाने में, और इसकी वजह से जो है वो उसने उस बिजनेसमैन की दीवार कच्ची बनाई और दीवार गिर गई और वो चोर मर गया। तो इसमें पूरी गलती तुम्हारी है कि तुमने टाइम से उस लड़की को सामान क्यों नहीं दिया, भाई तुम्हारी वजह से वो चोर मरा है। अब ये कोई कनेक्शन हुआ? ये कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन राजा तो था मूर्ख, वो वैसा ही उसने कहा कि भाई ये तो तुम्हारी वजह से मरा है, कि भाई इसीलिए इसीलिए इसमें तुम्हारी ही गलती है कि भाई तुम्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो सुनार क्या करे, सुनार कह रहा था कि इसमें मेरी कैसे गलती। अब उस सुनार ने, वो गोल्ड स्मिथ ने कह दिया कि नहीं नहीं, इसमें जो है वो मेरी गलती नहीं है, कि भाई उस दिन एक अमीर इंसान के घर पर, एक अमीर बिजनेसमैन के घर पर जो है वो दूसरे कोई किसी की शादी थी, और इसकी वजह से मैं उसके गहने बना रहा था। उस गोल्ड स्मिथ ने कहा क्या कहा कि उस दिन एक अमीर बिजनेसमैन के घर पर किसी की शादी थी, और इसी वजह से मैं उसके गहने बना रहा था, और इसीलिए इस लड़की के गहने बनाने में मुझे लेट हो गया। उस बिजनेसमैन के गहने बना रहा था तो इसकी वजह से इसको लेट हो गया, कि अगर जो है वो उस बिजनेसमैन के घर पे शादी नहीं होती तो मैं लड़की को टाइम टू टाइम गहने बना के दे देता और ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने जो है वो उसी वक्त फैसला दिया कि हाँ भाई ठीक है, इस सुनार की गलती इसमें नहीं है, कि ये पूरी गलती जो है वो किसकी है, तो ये पूरी गलती उस अमीर बिजनेसमैन की है, कि अगर उसके घर पर शादी नहीं होती तो टाइम टू टाइम गहने बन जाते, वो लड़की भी बार बार उस गली में चक्कर नहीं लगाती, जिसकी वजह से वो दीवार बनाने वाला भी सही से दीवार बनाता और वो चोर भी नहीं मरता। तो ये किसकी वजह से मरा? उस अमीर बिजनेसमैन की वजह से, क्योंकि उसके घर पे शादी थी इसीलिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इस गोल्ड स्मिथ को छोड़ दो, सुनार को छोड़ दो, और उस अमीर बिजनेसमैन को लेके आओ, कि उस अमीर बिजनेसमैन को लेके आओ, कि उसको जो है वो फांसी मिलनी चाहिए, ये उसकी गलती है। और ये अमीर बिजनेसमैन और कोई भी नहीं, वो वही पर्सन था जिसके घर की दीवार गिरी। ठीक है, जिसके घर की दीवार गिरी वो वही पर्सन था, जिसके घर पे चोरी हुई वो वही पर्सन था। ठीक है, तो मतलब कि घूम फिर कर वो उसी पर्सन के पास बात आ गई। राजा ने उसी को ही कहा कि देखो तुम्हारे ही घर पे शादी थी, इसकी वजह से ये पूरा जो है वो ये प्रॉब्लम हुई, और इसकी वजह से ही तुम्हारे घर की ही दीवार गिरी और वो चोर मर गया, तो भाई ये गलती तुम्हारी ही है। मतलब घूम फिर के उस बिजनेसमैन के हाथ में ही उसकी सज़ा आ गई। ठीक है, तो अब जो है वो राजा ने क्या कह सकते हैं, राजा ने उस बिजनेसमैन को सीधा ही कह दिया कि अब से ये तुम्हारी ही गलती है, और जो है अब फांसी की सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। तो उस बिजनेसमैन को जो है वो फांसी की सज़ा देने के लिए गए। ठीक है, कि भाई फांसी की जो है वो सज़ा देने के लिए गए। अब वहाँ पर जब उसको सज़ा दी जा रही थी, तब उस वक्त वो जो मालिक था ना, जो वो क्या कह सकते हैं, जो वो बिजनेसमैन था, वो बहुत ही दुबला पतला था, बहुत ही दुबला पतला था। तो उसे जब फांसी दी गई ना, तो जो फांसी का फंदा होता है ना गले में, उस गले में वो फांसी का फंदा आया ही नहीं, और उसे फांसी दी नहीं गई। जैसे फांसी का फंदा जो है वो बड़ा था, उसे फांसी दी नहीं गई क्योंकि वो एकदम दुबला पतला था। तो अब राजा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे। राजा ने कहा कि नहीं भाई, वो चोर मर गया है, किसी की मौत हुई है, तो भाई उसका बदला किसी और को फांसी चढ़ाने पर ही मिलेगा, तो किसी न किसी को तो फांसी देनी ही चाहिए। तो अब किसको फांसी दे? तो राजा ने हुक्म कर दिया, कि उसने कहा कि भाई ये जो बिजनेसमैन है उसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, और राज्य में जाकर जो भी मोटा ताजा कोई भी इंसान हो ना, उसे पकड़ के लेके आओ और उसे फांसी दे दो। देखा राजा कितना मूर्ख था। उसने कहा कि भाई बाजार में जाकर जो भी मोटा इंसान पहला मिले ना, उसे पकड़ के लेके आओ और उसे जो है वो फांसी दे दो।
तो अब उसके सैनिक गए वहाँ पर, और वहाँ पर एक कोई मोटा इंसान ढूंढने लगे कि जिसके गले में फांसी का फंदा फंस जाए। और वो मोटा इंसान कौन मिला पता है? वो गुरु का शिष्य। वो गुरु का शिष्य है जो इतने महीनों से यहाँ पर रह रहा था, ठीक है, और खा पी के एकदम जो है वो मोटा ताजा हो चुका था। वही वहाँ पे फंस गया और उसने जो है वो क्या कहते हैं, सैनिक ने जो है वो उन्हें पकड़ के लेके गए कि भाई चलो अब जो है वो तुम्हें फांसी देनी है। तो वो जो शिष्य था, गुरु का शिष्य था, वो तो एकदम चौंक गया कि भाई मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों फांसी दे रहे हो? तो सैनिकों ने कहा कि हाँ भाई, पहले हम दूसरे किसी को फांसी दे रहे थे, वो दुबला पतला था, उसको फांसी नहीं दे पाए, तो इसी वजह से कोई ना कोई मोटे इंसान को फांसी देनी है। और भाई पहले मोटे इंसान तुम ही मिले हो, इसी वजह से अब तुम्हें ही फांसी देंगे। तो वो शिष्य तो एकदम शौक हो गया कि भाई ये क्या बात हुई। उस शिष्य को अब जो है वो अपने गुरु की बात याद आ रही थी कि उसके गुरु ने कहा ही था कि ऐसी जगह पर मत रहो कि कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। और आज तो शिष्य के पास इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि उसे तो सीधा फांसी ही दिया जा रहा है। तो वो शिष्य ने मन ही मन अपने गुरु को याद किया कि भाई प्लीज़ अब मुझे जो है वो बचाओ। उसके जो गुरु थे, उसके पास सच में जो है वो एक अनोखी शक्ति थी कि भाई वो जादुई शक्ति थी उसके पास कि भाई वो कोई भी दूर से जो है वो उन चीज़ों को, उन अपने लोगों को वो देख पाता था, पास्ट को फ्यूचर को वो देख पाता था। मतलब उस गुरु ने जो है वो उस शिष्य के मन की बात तो सुन ली, और गुरु वहाँ पर झट से जो है वो अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँच गया। कि शिष्य को फांसी लग रही थी तो गुरु वहाँ पर बचाने के लिए पहुँच गया। कि अब वहाँ पर जो है जब पहुँचा ना, तो उस शिष्य को फांसी दी जा रही थी। तब गुरु वहाँ पर पहुँचा और उसने सैनिकों को ये कहा कि अब इसको फांसी दे रहे हैं ना, कि भाई मुझे, मेरी जो है वो आखिरी इच्छा है कि भाई मैं अपने शिष्य को कुछ आखिरी प्रवचन दूँ, आखिरी कुछ सीख दे दूँ। ठीक है, गुरु ने सैनिकों को क्या कहा, उसने चाल चली, उसने सैनिकों को कहा कि मुझे आखिरी बार अपने शिष्य से बात करनी है और उसे कुछ प्रवचन देना है, उसे कुछ बातें सिखानी है। सैनिकों ने मान ली बात। गुरु जो है वो शिष्य के पास गया और उसके कान में कुछ बातें समझा दी और चेला समझ गया कि करना क्या है, क्या प्लानिंग करनी है। अचानक से वो गुरु और शिष्य वो दोनों जो है वो आपस में झगड़ने लगे। सैनिकों ने ये देखा तो वो जो है वो शौक हो गए कि ये क्यों झगड़ रहे हैं। तब उनसे पूछा कि भाई तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तो गुरु ने कहा कि भाई ये जो शहर है ना, तुम्हारा शहर, वो बिल्कुल अनोखा शहर है और आज का समय वो सबसे अच्छा समय है। भाई आज जो भी पहले मरेगा ना, वो दूसरा जन्म लेकर यहाँ का राजा बनेगा, और उसके बाद जो भी मरेगा ना, वो दूसरा जन्म लेकर यहाँ पे मंत्री बनेगा। भाई इसलिए पहले मुझे मरना है, उसके बाद मेरे शिष्य को मारना। ठीक है, गुरु ने ये कहा। तो शिष्य कह रहा था कि नहीं नहीं भाई, पहले मैं मरूंगा, दूसरी बार मैं राजा बनूंगा, उसके बाद भले ही जो है वो इस गुरु को मारना, वो भले मंत्री बने, कि भाई पहले मुझे मरना है। और वो दोनों ही झगड़ने लगे कि नहीं भाई पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। और ये बात जब दोनों झगड़ रहे थे तो वो सैनिकों ने उस वक्त राजा को बुलाया। ये बात राजा तक पहुंची, राजा भी वहाँ पर आ गया। राजा ने जो है वो आकर पूछा, ये सब बातें जानी। तो गुरु ने फिर से राजा को भी बताया कि अभी जो भी मरेगा ना पहले, तो वो जो है वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और उसके बाद जो अभी मरेगा तो वो अगले जन्म में मंत्री बनेगा। राजा ने जो है वो बहुत सोच विचार किया और उसने जो है वो सोचा कि नहीं भाई, इतना अच्छा राज्य है कि भाई अगली बार भी राजा मुझे ही बनना है और कोई राजा नहीं बनना चाहिए, कि अब तो है जो है वो राजा मुझे ही बनना है। तो इसलिए एक काम करते हैं, राजा ने अपने मंत्रियों को जो है वो सलाह दी कि एक काम करते हैं कि ये गुरु और शिष्य दोनों को जाने दो, और अब जो है वो पहले मुझे फांसी चढ़ा दो। राजा ने क्या कहा कि पहले मुझे ही फांसी चढ़ा दो और मेरे बाद भाई तुम फांसी पे चढ़ जाना। उसने अपने मंत्री को कहा कि पहले मुझे फांसी चढ़ा दो और उसके बाद तुम फांसी पे चढ़ जाना, कि जिससे अगले जन्म में भी पहले मैं राजा बनूंगा और उसके बाद तुम मेरे मंत्री बनोगे। तो राजा ने गुरु शिष्य दोनों को जो है वो ये भेज दिया और खुद जो है वो फांसी पे चढ़ गए। दोनों, राजा और उसके बाद जो है वो मंत्री, वो दोनों ही जो है वो फांसी पे चढ़ गए। देखा कैसा जो है वो मूर्ख राजा था वो, कि जिसने लालच में आकर खुद को ही फांसी लगा दी, खुद ही जो है वो फांसी पे चढ़ गया। सभी लोगों ने ये देखा और उसने राजा और मंत्री दोनों का जो है वो डेड बॉडीज़, दोनों की डेड बॉडीज़ उठाई। उन्होंने कुछ देर के लिए जो है वो ये दुख भी मनाया, शौक भी मनाया कि हाँ भाई अब दोनों मर गए। लेकिन अंदर ही अंदर पूरी पब्लिक खुश थी,
सभी लोग खुश थे कि भाई हमारे देश का मूर्ख राजा था वो, और आखिरकार वो राजा चला गया। मनी मन तो सभी लोग खुश थे। अब उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ वहाँ उस गुरु शिष्य को ढूंढने की कोशिश की उस शहर में, कि भाई जिसकी वजह से हमारे यहाँ के ये राजा मर गए, आखिरकार उससे पीछा छूटा। उन्होंने गुरु शिष्य को ढूंढा तो वो गुरु शिष्य तो अब ये शहर छोड़कर ही चले जा रहे थे। तभी सभी लोगों ने उस गुरु शिष्य को रोका और उनको कहा कि अब जो है वो तुम्हारी वजह से ही हमारा जो है वो ये बचना हुआ है, तो अब आप ही हमारे देश के राजा बन जाओ। सब लोगों ने गुरु शिष्य को ही कहा कि अब से आप ही हमारे देश के राजा बन जाओ, कि आप ही राजा और मंत्री बनो और हमारे देश को संभालो। गुरु शिष्य ने पहले तो मना किया, लेकिन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि अगर ठीक है, हम अगर राजा और मंत्री बन भी गए तो ये कानून जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, कानून हमेशा पहले की तरह होंगे। मतलब जो दिन का काम है वो दिन के समय ही होगा और रात के समय सिर्फ और सिर्फ सोना होगा। सही बात ना। सब लोगों ने गुरु और शिष्य की इस बात को रिस्पेक्ट दिया, क्या कह सकते हैं कि उसकी बात मानी, और गुरु और शिष्य को ही उस राज्य का राजा और मंत्री बना दिया। और गुरु और शिष्य ने भी राजा और मंत्री बनते ही सभी कानून पहले की तरह कर दिए, कि जैसे नॉर्मल राज्य जैसे चलता है वैसे ही उन्होंने उस राज्य को बना दिया। बराबर ना। एक मूर्ख राजा जैसे होता है, कहते हैं ना, मूर्ख राजा जब होता है ना तो उस देश का कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है, उस देश का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। राजा में समझ होनी चाहिए तो ही वो अपने देश को भी अच्छी तरह से चला पाएगा ना। सही बात है ना। तो देखो, आज जैसे हमने ये स्टोरी समझी ना इंग्लिश की, अब ऐसे ही इनकी दूसरी स्टोरीज वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।